आइए अब इससे आगे निषेचन की बात करते हैं। इस प्रकार से हमारा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों हो चुके हैं। अब मैं एक बार ये चाहता हूं कि एक आगे बढ़ने से पहले हमारी बुक के अंदर इस जो पाठ 9 में जितने भी चित्र हैं, ठीक है, वो एक बार आप खुद जिस प्रकार से चित्र बुक में कैसे बने हुए हैं वो हूबहू आप बिल्कुल वैसा उसको देखें, ताकि आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि हाँ इस प्रकार से यह हूबहू चित्र जो है वो है। उनके नामांकन सभी चित्रों को एक साथ हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे चित्र जो है वो एक बार एक साथ दिखा देता हूँ, बुक्स दिखा देता हूँ एक बार आपको, है ना। इसकी देखिए, ये जो भी आपके सामने चित्र है वो चित्र है शुक्राणु का, ठीक है। और आगे चलते हैं इससे। इसके बाद में देखिए ये जो चित्र है जो एक तरफ बना हुआ है वो तो नर जनन अंग है और उसके नीचे जो है वो मादा जनन अंग है। वैसे बुक की पीडीएफ जो है वह भेज रखी है हमने। अगर किसी के पास पीडीएफ अब भी नहीं है तो इसको एक बार सेव कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको देख के आप बाद में इसको जो है चित्रों को भी बना सकते हैं। और फिर इस लेसन में आगे चलते हैं हम। तो ये देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया में इसकी बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे क्या है, निषेचन की प्रक्रिया बताई हुई है। तो ये ऊपर वाले जो है वो क्या है, ऊपर वाले जो है वह शुक्राणु है, ठीक है। और ये क्या है, ये अंडाणु है। और हमें पता है कि शुक्राणु और अंडाणु जो है इन दोनों के संलयन के कारण ही जो है निषेचन होता है। और इन दोनों को संलयन के कारण निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज। इसको युग्मनज कहते हैं, ठीक है। ये बनता है और यही आगे जाके शिशु का निर्माण करता है। देखिए आगे दिखाते हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे शिशु के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बता रखी है, किस प्रकार से शिशु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो है। यहाँ पे ये है रोपित भ्रूण, ये गर्भाशय वाला भाग है ही, ये अंडाशय है और ये युग्मनज है। युग्मनजन जो होता है वो महीने में एक बार युग्मनजन गर्भाशय में जाता है और उसी वक्त अगर निषेचन होता है तो उस निषेचन के फलस्वरूप जो होता है वह भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे विकसित भ्रूण निर्माण होना बताया हुआ है। और यह माता के गर्भ में शिशु किस प्रकार से वृद्धि करता है वो बता रखा है, ठीक है। गर्भाशय में जो भ्रूण की अवस्था कैसी रहती है वो यहाँ पे इसने बता रखी है। और उसके अलावा जब हम और आगे चलेंगे तो फिर मेंढक का जीवन काल भी आएगा इस लेसन के अंदर, वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। और यह हाइड्रा है और ये है अमीबा के अंदर त्रिखंडन। क्योंकि जैसे कि हमने कहा था, शुरुआत में बताया था ना मैंने, कि कई जीव तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर लैंगिक जनन होता है और कई के अंदर अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा जो है एक कोशिकी जीव है, हालांकि वो भी जीव है, एक कोशिकी जीव है, तो सूक्ष्म जीव है, आंखों से दिखाई नहीं देता। तो अमीबा जो है उसके अंदर क्या है, लैंगिक जनन की विधि नहीं होती, उसके अंदर अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन के अंदर भी कई अलग अलग विधियां होती है। तो यह अलैंगिक जनन की खंडन विधि है, द्विखंडन विधि। तो यह अमीबा में द्विखंडन विधि का चित्र है, ठीक है। और यहाँ पे डोली भेड़ की वो कहानी बताई हुई है। इसको क्या है ना, क्लोन लेकर के क्लोन डोली भेड़ तैयार किया गया था। इसके बारे में बताएंगे अब आपको, जिससे आगे लेसन चलेगा वैसे क्या है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपका लेसन खत्म है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं हम बोर्ड पे। बुक आपने अच्छी तरह से देख ली होगी। तो आपने बुक तो देख ही ली कि बुक के अंदर किस प्रकार से हमारा चैप्टर है, किस प्रकार से उसके डायग्राम है, और जो भी डायग्राम आपको जो है लगता हो कि हमें अच्छे से करना है या करने तो सारे ही आपको अच्छे से,
ठीक है। तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके उस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नहीं तो मेरे साथ साथ यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं उससे। अब आगे आ रहा है निषेचन। भाई नर जनतंत्र हमने समझ लिया, मादा जनतंत्र हमने समझ लिया। अब नर और मादा का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और संतति बनती है। तो आगे हमारा आता है निषेचन। अब निषेचन की प्रक्रिया क्या है? निषेचन का मतलब नर और मादा के युग्मकों का मिलना, ठीक है। उसका पहला चरण यही होता है निषेचन का, शुक्राणु और अंडाणु का जो है वो संलयन होता है, पहला चरण। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है। तो पहला चरण हमारा है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है। और इस प्रक्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को ही हम निषेचन कहते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यानी युग्मनज बनता है और फिर उस युग्मनज से भ्रूण बनता है और उस भ्रूण से फिर शिशु का विकास होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं मैं। इससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है और युग्मनज फिर आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है शुक्राणु जो नर जननांग में है, अंडाणु जो मादा जननांग में है, ठीक है। तो इसीलिए होता यह है कि जब संतान जो होती है उसके कुछ लक्षण तो माता से आते हैं और कुछ लक्षण उसके पिता से आते हैं, है ना। क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु दोनों के निषेचन के फलस्वरूप ही संतान का जो जन्म होता है वो लैंगिक जन्म है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ लक्षण जो होते हैं वो माता से और कुछ लक्षण पिता से आते हैं। अब जो होते हैं यह जन्म भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आंतरिक निषेचन, जो लैंगिक जनन है, वह भी दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक जनन जो है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक निषेचन, लैंगिक जनन के अंदर आंतरिक निषेचन भी होता है और बाह्य निषेचन भी होता है लैंगिक जनन में। कुछ लैंगिक जनन के अंदर आंतरिक निषेचन होता है और कुछ में बाह्य निषेचन होता है। अब ये आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या है? ठीक है भाई, आंतरिक निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन की। तो आंतरिक निषेचन तो वो है जिसके अंदर मादा के जो निषेचन है वो मादा के शरीर के अंदर होता है, तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, मनुष्यों में, गाय में, कुत्तों में, ठीक है, बिल्ली में, इन सभी जानवरों में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन क्या? देखिए आंतरिक निषेचन की परिभाषा क्या है, यहाँ लिख देता हूँ आंतरिक निषेचन की परिभाषा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके बारे में बताया था आंतरिक निषेचन क्या है।
तो ये आंतरिक निषेचन की परिभाषा है। आंतरिक निषेचन की परिभाषा, आंतरिक निषेचन क्या मतलब है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है। तो जब निषेचन का मतलब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है तब वह आंतरिक निषेचन है, और जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तब वह बाह्य निषेचन होता है। अब आंतरिक निषेचन, मनुष्य में आंतरिक निषेचन है एक अच्छा उदाहरण है, और उसका गाय में, बिल्ली में, इंसानों में आंतरिक निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन किसमें होता है? बाह्य निषेचन जो है, देखिए बाह्य निषेचन होगा जैसे कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। मेंढक में बाह्य निषेचन कैसे होता है कि जो मादा मेंढक होती है वो क्या करती है, अपने अंडाणु पानी के ऊपर छोड़ देती है, ठीक है, और जब जो नर मेंढक है वह क्या करता है, अपने शुक्राणु उन अंडाणु के ऊपर छोड़ देता है, फिर वहां से निषेचन होती है, फिर युग्मनसंघ का निर्माण होता है, फिर भ्रूण विकास होता है, अंडे बनते हैं उनके, फिर मेंढक के, है ना। तो इस प्रकार से बाह्य निषेचन भी कई प्राणियों में, कई जीवों में बाह्य निषेचन भी पाया जाता है, बाह्य निषेचन भी कई जीवों में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन की बात की है।